करेक्शन ऑफ एरर्स को, ये मैंने बता दिया, एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस किस टाइप के होते हैं। ये करेक्शन ऑफ एरर्स जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ, उसको कराने शुरू करने से पहले मैं आपको एक अजम्पशन बता रहा हूँ। यहां आपको 3 डब्बे नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन, एक ऑरेंज टाइप है और एक ब्लू है, ठीक है। आपने इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसके ऊपर कोई एंट्री नहीं बनानी है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, बनानी नहीं है। आपने दूसरे डब्बे को भी सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, कोई एंट्री नहीं बनानी है। इसमें तो बनी हुई नहीं दिख रही, लेकिन आगे जाके आएगी, लिखे हुए कुछ ना कुछ लिखा होगा। आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरू की दो आपकी, बनानी आपने ये एंट्री है, तो जाके आपका एरर दुरुस्त होगा। तो आपके टाइप्स ऑफ एरर्स जो है, एक तो बताया था वो वाले होते हैं जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट अफेक्ट होता है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे इवेंचुअली, और उसको भी देख रहे हैं कि जिससे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, हम पहले किसी को भी देख सकते हैं दोनों में से, ठीक है। पहले अभी हम देख रहे हैं वो एरर्स जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, जैसे यहाँ 5000 आ रहा है और यहाँ भी 5000 आ रहा है, लेकिन यहाँ एरर्स मौजूद है, एरर्स मौजूद है, ठीक है। क्यों? हमने जब रिव्यू की अपनी अकाउंटिंग, या जिसने भी हमारे रिव्यू किया अकाउंटिंग को, तो उसने बताया कि भाई एरर्स हैं, कुछ चीजें आपने नहीं रिकॉर्ड की, छोड़ दी। तो एरर्स वो कितने तरह के हैं, जो वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, उनकी बात कर रहा हूँ। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब वो एरर जिसके होते हुए होने के बावजूद, एरर्स होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस आ रहा हो। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, या रिवर्सल बोल लो इसको, और इसके अलावा कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, और एक है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, मैं यहां लिख रहा हूं उसको। ट्रांसपोजिशन एरर का ताल्लुक ना एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री से होता है, मतलब एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री जैसा ही होता है, इसलिए मैंने यहां लिखा है। तो मैं बताता हूं है क्या। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये कि आपने कंप्लीट एंट्री ही ओमिट कर दी, मतलब उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। एक ट्रांजैक्शन थी जिसको एंटर करना था, वो पूरी की पूरी एंटर नहीं हुई, डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड नहीं हुआ। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये हो गया कि रिकॉर्ड तो किया आपने, लेकिन जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसके अलावा कोई और, उसकी जगह कोई और अकाउंट डेबिट कर दिया। मसलन आपको मशीन की मेंटेनेंस करवाई आपने, तो आपको मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट करने की जगह आपने मशीन डेबिट कर दिया, ठीक है। वो एरर ऑफ कमीशन नहीं, वो खैर जब जो मैंने बोला एरर ऑफ कमीशन नहीं होगा, जो मिसाल मैंने अभी दी वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। दोबारा बता रहा हूँ, एरर ऑफ कमीशन की मिसाल क्या है। एरर ऑफ कमीशन की मिसाल है, फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस को डेबिट करने की जगह आपने यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट कर दिया। अकाउंट कौन सा डेबिट करना था? रेंट एक्सपेंस, गलती से कौन सा कर दिया? यूटिलिटीज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में रहते हुए किसी दूसरे एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया, ये एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब आपने कोई उसूल तोड़ा, वो क्या है, आपने एक एक्सपेंस को डेबिट करना था, उसकी जगह आपने कोई और डेबिट किया, लेकिन कोई और एक्सपेंस ने कोई और मतलब हेड एक्सपेंस की जगह एसेट्स डेबिट कर दिए। तो वो मिसाल जो मैं अभी दे रहा था, जैसे कि आपने मेंटेनेंस करवाई मशीन की, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट होना था, आपने मेंटेनेंस एक्सपेंस की जगह मशीन डेबिट कर दिया, तो एक्सपेंस की जगह एसेट डेबिट कर दिया। तो ये भी वही बात है कि किसी एक अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट डेबिट किया, लेकिन सिर्फ दूसरा अकाउंट डेबिट नहीं किया, वो दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है पूरा। दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है मतलब क्या, वो आपका एक्सपेंस अगर आपने डेबिट कर दिया, वो आपने अगर एसेट डेबिट कर दिया, ऐसी चीज जिसका मतलब एक्सपेंस डेबिट होना था, उसके अगर आपने एसेट डेबिट कर दिया, तो एक तो आपका एक्सपेंस कम हो गया, जितना आना था उससे आपने कम कर दिया एक्सपेंस को। अब वो एक्सपेंस सही नहीं ना लिखने की वजह से आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा। समझ आ रही है? इनकम स्टेटमेंट में जब पहुंचेंगे तो कम से कम ऊपर वाले एरर से इतना तो मसला नहीं था। ऊपर वाले एरर में आपको रेंट एक्सपेंस डेबिट करना था, उसकी जगह आपने यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कर दिया। कोई बात नहीं है, तो दोनों ही एक्सपेंस आइटम्स ना,
गलती तो ये भी है, ये भी दुरुस्त तो करनी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं कि इनकम स्टेटमेंट को खराब कर दे, क्योंकि रेंट एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंसेस में डिडक्ट होता है और यूटिलिटीज एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंसेस में डिडक्ट होता है। तो अगर एक एक्सपेंस की जगह दूसरा एक्सपेंस आपने लिख दिया तो प्रॉफिट तो फिर भी आपका सही ही आएगा ना। पर दूसरे वाले केस में आपने उसूल तोड़ा, उसूल मतलब एसेट की जगह, वो एक्सपेंस की जगह आपने एसेट डेबिट कर दिया, तो उससे आपके एक्सपेंसेस अंडर स्टेट हो गए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी गलत आ सकता है आगे जाके। दोबारा कमीशन और प्रिंसिपल ये दोनों के अंदर होता क्या, जो अकाउंट मुझे डेबिट करना था या जो अकाउंट क्रेडिट करना था उसकी जगह कोई और अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये दोनों है एरर अमाउंट्स के। आपको डेबिट और क्रेडिट करना था 10,000 से, आपने गलती से डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ 1,000 लिख दिया, तो बैलेंस तो होगा, क्योंकि दोनों तरफ 1,000 है, तो अपने अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट साइड इंपैक्ट करेगा, 1,000 ही जाएगा, जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस तक भी इफेक्ट 1,000 का ही पहुंचेगा। तो ट्रायल बैलेंस भी 9,000 से ट्रायल बैलेंस का डेबिट भी 9,000 से अंडरस्टेटेड रहेगा और क्रेडिट साइड भी ट्रायल बैलेंस की 9,000 से अंडरस्टेटेड रहेगी, लेकिन दोनों साइड्स की 9,000 कम होने से डिसबैलेंस तो नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस ही आएगा। क्लियर हो रही है जो मैं बात कर रहा हूँ? ठीक है। अमाउंट्स को लेकर जो भी एरर्स है वो कौन से कहलाते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर या एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। या अमाउंट्स को लेकर है कि आपने अमाउंट्स की गलती की, अकाउंट सही डाले, आपने रेंट एक्सपेंस डेबिट करना था, आपने रेंट ही एक्सपेंस डेबिट किया, आपने कैश क्रेडिट करना था, आपने कैश को ही क्रेडिट किया, लेकिन आपने अमाउंट जो है वो 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया। अच्छा, पहली बात तो ये आप देख के सोचो कि उधर भी कैश बुक में हम ये एरर कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कैश बुक में तो एक ही दफा अमाउंट लिखनी होती है, तो एक दफा में नहीं लिख सकते 1,000। गलती से एक दफा 1,000 लिखोगे तो जब टी अकाउंट तक बात पहुंचेगी, ठीक है, सपोज कैश का अलग से टी अकाउंट बना रहा हूं, रेंट का अलग से टी अकाउंट बना रहा हूं, कैश क्रेडिट होगा 1,000 से और रेंट डेबिट होगा 1,000 से। क्लियर? तो इससे क्या होना है, इससे ट्रायल बैलेंस का ऑफर थोड़ी पड़ना है। और अब मैं एक और बात बता दूं, अब एरर्स का टॉपिक पढ़ते हुए ना डे बुक्स नहीं सोचना, डे बुक्स भी सोची जा सकती है, लेकिन ज्यादातर रहते हुए आप टी अकाउंट्स में सोचना कि अगर एज एफ कि मेरी अकाउंटिंग मेनली टी अकाउंट्स के अंदर हो रही होती, तो उसमें फिर हमारे पास एरर्स के ज्यादा टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि लॉजिकली आप जो है ना, ऐसा अक्सर हो सकता है खासतौर पर सस्पेंस अकाउंट वाले केस में, सस्पेंस अकाउंट वाले एरर्स जो है वो ज्यादातर पोस्टिंग के वक्त होते हैं। कि पोस्ट कर रहा था जब मैं, तो डेबिट साइड तो पोस्ट कर दी, क्रेडिट साइड पोस्ट नहीं की, तो मेरा सस्पेंस अकाउंट, मैंने गलती से लफ्ज बोल दिया, उसको डिफाइन के बगैर। सस्पेंस अकाउंट का मतलब वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, उस पर जब हम आएंगे तब समझाएंगे, बात बताऊंगा। फिलहाल मैं दोबारा से आ जाता हूँ। कोई भी अमाउंट का एरर है वो हमारा ट्रांसपोजिशन और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के। कंप्लीट रिवर्सल एक एरर है। रेंट डेबिट कैश क्रेडिट करना था, हमने गलती से कैश डेबिट रेंट क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दी पूरी एंट्री। सही है, तो अगेन एरर है ही, दुरुस्त करना है हमें। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर पे पहुंच के समझाऊंगा क्या है। तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन लफ्ज से क्या लग रहा है, ओमिट, ओमिट करना मतलब छोड़ देना, स्किप कर देना। ठीक है, तो कंप्लीटली लेफ्ट आउट फ्रॉम द बुक्स, एक ऐसी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की बुक के अंदर, जो कि हुई थी पर रिकॉर्ड नहीं की, तो ना तो डेबिट डाला ना क्रेडिट डाला, तो बैलेंस तो होगी ना आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ये 3 डब्बों का, इसमें से आपके काम का है थर्ड डब्बा। ये तीनों डब्बे हैं क्या, समझाता हूँ। पहला डब्बा जो ग्रीन वाला है, इसका मतलब है करेक्ट एंट्री, मतलब वो जो आपको बनानी थी, वो एंट्री जो आपको बनानी थी, लेकिन आपने बना क्या दी, आपने कुछ भी नहीं बनाई। तो अब आपने क्या एंट्री बनानी है, आपने ये एंट्री बनानी है। ठीक है, अब देखो, फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड अ कैश पेमेंट ऑफ $500 टू स्मिथ ऑफिस सॉल्यूशंस। एक कैश पेमेंट के स्मिथ ऑफिस सॉल्यूशंस को, बिजनेस है स्मिथ ऑफिस सॉल्यूशंस, उसको कैश पेमेंट किया $500 की, तो हमारा कैश क्रेडिट होना है और स्मिथ ऑफिस सॉल्यूशंस डेबिट होना था। ठीक है, ऑल्दो होना ये कैश बुक में था, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आप वरना लिखते हैं स्मिथ ऑफिस सॉल्यूशंस के नाम से $500, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं की, ना तो उसका डेबिट इंपैक्ट पहुंचा ट्रायल बैलेंस तक, ना क्रेडिट इंपैक्ट पहुंचा। ठीक है, सो यू हैव टू रिकॉर्ड दिस एंट्री। व्हाट्स गोना हैपन, स्मिथ ऑफिस सॉल्यूशंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सही। अच्छा, अब ये डे बुक्स में बहुत ओवर थिंक मत करना है इसको,
बार बार डे बुक्स में नहीं सोचना, आप जनरल लेवल पे ही रह के सोचो, जनरल के डेबिट क्रेडिट सोचो। लेट्स सपोज अब हम डे बुक्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, अब सोचते हैं हर चीज अगर जनरल में रिकॉर्ड होती है डेबिट क्रेडिट, तो हम एरर्स को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हमने डे बुक्स से इतना बड़ा सवाल कर लिया कि हम बहुत ज्यादा जो है ना डे बुक्स के अंदर ही रहते हुए ना सोचे। सिर्फ पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पर सिर्फ सब्सटेंस देखना डेबिट और क्रेडिट का, ये नहीं कि कहाँ रिकॉर्ड होनी थी, कौन सी डे बुक में रिकॉर्ड होनी थी। ओके, सो रिकॉर्ड हो रहा था हमारा इम्पैक्ट डेबिट और क्रेडिट में 500 से, इसमें तो ऑफिस डेबिट होना था और कैश क्रेडिट होना था, जो कि नहीं किया हमने रिकॉर्ड। तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, जो करेक्टिंग एंट्री है, जो किसी एरर को करेक्ट करने वाली एंट्री क्या बनेगी, वही जो बनानी थी वही बनेगी, जाहिर है, क्योंकि वो बनाई नहीं मैंने। इसमें तो ऑफिस सॉल्यूशंस डेबिट और कैश क्रेडिट $500। क्लियर? दो ऊपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली रख दो, आगे आगे और ज्यादा समझ में आएगा। एरर ऑफ कमीशन मैंने बताया था अकाउंट का एरर, कि आपने एक एसेट डेबिट करना था, उसकी जगह आपने दूसरा एसेट डेबिट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको डेबिट करना था, लेट्स सपोज आपको डेबिट करना था मे बी स्टेशनरी को हम चलो एक्सपेंस रखते हैं, आपको मशीनरी डेबिट करना था, आपने गलती से फर्नीचर डेबिट कर दिया, तो है तो दोनों एसेट्स, उसूल नहीं तोड़ा आपने, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन स्टिल आपने फर्नीचर को डेबिट कर दिया मशीन की जगह, तो अकाउंट तो चेंज कर दिया ना आपने, नुकसान तो होगा इससे आगे जाके, जाहिर सी बात है अकाउंटिंग खराब हो जाएगी आपकी। तो अब आप क्या करेंगे, एक ऐसी मिसाल यहाँ पर है पॉइंट की, a cash receipt of $300 from Alibaba Limited recorded in Ali Brothers accounts। Alibaba Limited से पैसा आया मेरे पास, मैंने गलती से डेबिट क्या कर दिया, अली ब्रदर्स का अकाउंट, हालांकि मुझे डेबिट क्या करना था, ओ सॉरी क्रेडिट, कैश तो डेबिट करना है, कैश आया है, कैश डेबिट करना था वो किया। अगर आप याद देखो तो कैश डेबिट करना था, अलीबाबा लिमिटेड क्रेडिट करना था, ये बननी चाहिए थी ना, जब कैश रिसीव हुआ अलीबाबा लिमिटेड से, बनानी चाहिए थी हमें, ये करेक्ट एंट्री होनी थी ये। लेकिन आपने जो रिकॉर्ड कर दी वो क्या कर दी, कैश डेबिट और अली ब्रदर्स क्रेडिट कर दिया, तो उसमें से एक चीज आपने सही रिकॉर्ड की, क्या, कैश डेबिट होना था, डेबिट किया, लेकिन अली ब्रदर्स गलत क्रेडिट कर दिया। तो अली ब्रदर्स का क्रेडिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए ये नहीं कि पेंसिल से काट देंगे, आप क्या करोगे, अली ब्रदर्स 300 से क्रेडिट हुआ है तो अली ब्रदर्स को 300 से डेबिट कर दोगे, सही है। और दरअसल आपने अली बाबा लिमिटेड को क्रेडिट करना चाहिए था, तो उसको कर दोगे क्रेडिट अली बाबा लिमिटेड को। क्लियर हुई? तो आपने इसके अंदर जो एंट्री बनानी थी वो थी ये वाली, करेक्ट एंट्री थी ये, कैश डेबिट करके अली बाबा लिमिटेड क्रेडिट करना था, तो आपने कैश को सही डेबिट किया हुआ, इसलिए कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अली बाबा गलत, अली बाबा की जगह आपने क्या, कैश तो सही डेबिट किया हुआ है, अली बाबा की जगह अली ब्रदर्स क्रेडिट कर दिया, सही। तो आप क्या करोगे, अली ब्रदर्स को आप डेबिट कर दोगे, और उसकी जगह जो आपको करना था ना अली बाबा क्रेडिट, जो कि आपने नहीं किया था, तो आप अली बाबा लिमिटेड क्रेडिट कर दोगे। ये एंट्री तो आपने बनाई ही नहीं है सिरे से, जो आपको बनानी चाहिए थी शुरू में आपने बनाई ही नहीं, ठीक है। अब आपके पास ये एंट्री आपने रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन ये गलत रिकॉर्ड की है, इसको सही करने वाली एंट्री ये है जो कि आपको अभी रिकॉर्ड करनी थी। क्लियर? तो ऊपर की दो एंट्रीज आपने रिकॉर्ड नहीं करनी, वो एक तरह से एक रिकॉर्ड हुई नहीं थी और एक गलत रिकॉर्ड हो गई थी, तो आपने बस ये वाली एंट्री रिकॉर्ड करनी जो गलत को सही कर दे और इफेक्ट वो मिले जो कि एक सही एंट्री का होता है। क्लियर है? इसको करने का दूसरा तरीकेकार क्या होता है, इसको करने का दूसरा तरीकेकार होता है, वो थोड़ा सा लंबा तरीकेकार है, इसलिए वो अवॉइड करना, वरना अकाउंटिंग की सेंस भी नहीं बनेगी। जो बनानी थी मैं वही बनाऊं, मैं सोचा मुझे जो बना दिया ना करेक्ट एंट्री में वही बनाऊंगा, सबसे पहले जो एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई उसको रिवर्स कर दो। तो अगर कैश डेबिट अली ब्रदर्स क्रेडिट हुआ है ना, तो अली ब्रदर्स डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दो, ताकि ये तो एंट्री रिवर्स हो गई 300 से, सही। तो इस एंट्री का पूरा इम्पैक्ट खत्म हो गया, ये कैंसिल ऑफ हो गई, राइट। अब हम दोबारा वहां आके खड़े हो गए और अब करेक्ट एंट्री बना दो, कैश डेबिट अली बाबा लिमिटेड क्रेडिट, तो गलत एंट्री जो बन गई थी उसको पूरा रिवर्स कर दो, और जो सही एंट्री बनानी चाहिए थी पहली दफा में वो बना दो। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे ना तो होगा क्या, अब आपको सही जो बनानी थी वो बना रहे हो, आप कह रहे हो कि असल में कैश आया था 300 का, किससे, अली लिमिटेड अली ब्रदर्स को तो डेबिट कर दिया क्योंकि उससे आया नहीं था, और कैश क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो एंट्री रिवर्स करनी थी, और सही एंट्री अब मैंने रिकॉर्ड की अली बाबा लिमिटेड, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो कैश में क्रेडिट कर रहा हूं, कैश डेबिट कर रहा हूं, तो
एक तरह से नेट इफेक्ट तो मैं यही बना रहा हूँ ना, अली ब्रदर्स डेबिट और अली लिमिटेड क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज में क्यों करूँ काम, एक ही एंट्री में कर दूं अली ब्रदर्स डेबिट अली लिमिटेड क्रेडिट। जो चीज सही डेबिट या क्रेडिट हुई है उसको क्यों छेड़ रहा हूं मैं। फजूल में नई दो एंट्रीज बनाने से बेहतर है कि मैं एक ही एंट्री बना दूं जो एडजस्ट कर दे। जरूरी जो रॉन्ग मैंने एंट्री रिकॉर्ड की थी उसमें कैश तो सही डेबिट किया था ना, मुझे सिर्फ अली ब्रदर्स को डेबिट करना है ताकि उसको क्रेडिट का इम्पैक्ट खत्म करना है, तो मैंने अली ब्रदर्स को डेबिट कर दिया। और करेक्ट एंट्री के अंदर हमें एक चीज देखने को मिली कि अली बाबा लिमिटेड क्रेडिट करना था, वो नहीं किया था हमने, तो अब कर दिया। क्लियर है, कोई सवाल? नहीं, काट नहीं सकते आप, काटने का सीन ही नहीं है अकाउंटिंग के। काटने का मतलब ये हो गया फ्रॉड के लिए अपनी अकाउंटिंग को ओपन कर रहे हो, आपकी एंट्री लॉक हो गई, सबमिट हो गई। अब आपने अगर ऐसा कर रहा है ना कि वो एंट्री मुझसे गलत लग गई, तो अब एक और एंट्री बनाओगे उसके गलत के इम्पैक्ट को दुरुस्त कर देगी। क्लियर हो रही है? अकाउंटिंग में वंस यू गो इन, एंट्री डाल दी खत्म। ये काटम पीटी वैसे नहीं चलती है। क्लियर हो रही है ना? एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसूल तोड़ा है, बिल्कुल एरर ऑफ कमीशन की तरह कि कोई और अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना था, कोई और अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो when an item is recorded in the wrong head of account, सिर्फ रॉन्ग अकाउंट नहीं बोला है, रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट। तो रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट के अंदर ये बात तो जाहिर ऑब्वियस सी कि रॉन्ग अकाउंट तो है ही, गलत अकाउंट में तो किया ही है रिकॉर्ड, लेकिन गलत हेड ऑफ अकाउंट में कर दिया। कोई एक्सपेंस डेबिट करना था उसकी जगह कोई एसेट डेबिट कर दिया, या कोई इनकम क्रेडिट करनी थी उसकी जगह कोई लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, या ओनर्स कैपिटल क्रेडिट करना था उसकी जगह लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट होना था, आपने बैंक डेबिट बैंक लोन क्रेडिट कर दिया। तो बैंक लोन और कैपिटल आपको कहे तो दो अलग अकाउंट्स हैं, तो दो अलग अकाउंट्स तो सिंपल क्या एरर ऑफ कमीशन में भी तो ये होता है, दो अलग अकाउंट्स। एरर ऑफ कमीशन ये होता है कि आपके पास पैसा आया बैंक डेबिट और मॉर्गेज पेबल की जगह आपने बैंक लोन क्रेडिट कर दिया, वो पैसा मॉर्गेज की लायबिलिटी का था, आपने बैंक लोन की लायबिलिटी बना दिया, तो है दोनों लायबिलिटीज, लेकिन गलत अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, मॉर्गेज की जगह बैंक लोन कर दिया अगर, तो ये हमारा एरर ऑफ कमीशन कहलाया। लेकिन अगर दूसरी मिसाल जो पहले मैंने दी थी वो मिसाल लूं, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट करना था, आपने उसकी जगह बैंक डेबिट बैंक लोन क्रेडिट कर दिया, तो ये महज सिर्फ चेंज ऑफ अकाउंट नहीं है, एक एरर ऑफ अकाउंट नहीं बल्कि पूरा हेड ऑफ अकाउंट चेंज है। बैंक लोन की नेचर क्या है, बैंक लोन का कौन सा हेड ऑफ अकाउंट है, लायबिलिटी है वो, जबकि कैपिटल के साइड ऑफ अकाउंट में आता है कैपिटल में, या ओनर इक्विटी कह दो, ओनर इक्विटी एंड लायबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीटली। तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल कि आपने कंप्लीटली दूसरे हेड ऑफ अकाउंट के अंदर अगर इम्पैक्ट डाल दिया। ठीक है, तो जिसकी मिसाल ये डेबिटिंग द मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ 1000 पाउंड्स, एक मेंटेनेंस एक्सपेंस हुआ था 1000 पाउंड्स का, ठीक है ना, उसको गलती से डेबिट कर दिया किस अकाउंट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में। तो सबसे पहले तो ये बताओ, मेंटेनेंस एक्सपेंस 1000 पाउंड्स का हुआ था अगर, तो उसकी एंट्री क्या बननी थी, मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट बननी थी, और बैंक से पैसा गया अगर तो क्रेडिट बननी थी 1000 पाउंड, ये बननी चाहिए थी, बननी ये चाहिए थी। ये तो आपने नहीं बनाई, बल्कि आपने क्या बना दी, बननी ये चाहिए थी, बना क्या दी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया। यहाँ कैश लिखा है मैंने, बैंक की मिसाल लेनी, उसका मसला नहीं है, मसला है उस डेबिट साइड वाले का है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कर दिया, जबकि मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट करना था, तो अब क्या करेंगे, अब जो आप एंट्री बनेंगे वो ये वाली है, ऊपर वाली तो सिर्फ दो अंडरस्टैंड करनी थी कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी और हमने क्या बना दी। ठीक है, ये चाहो तो आप रफ वर्क में बना सकते हो ताकि तीसरी बिल्कुल सही बनाओ, क्या कि डेबिट असल में होना था क्या, मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो उसको डेबिट कर दिया, और जो गलती से डेबिट हो गया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? तो हमारा इफेक्ट बैलेंस हो गया। सोचो लेजर अकाउंट तक, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में गलती से अगर 1000 आ गया डेबिट में, तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री की वजह से वो 1000 क्रेडिट में भी आ गया, तो सेटअप हो गया वो 1000 का इफेक्ट। मेंटेनेंस एक्सपेंस के टी अकाउंट के अंदर जो 1000 डेबिट होना था वो नहीं हुआ था, तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री की वजह से मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया 1000 से। क्लियर हुआ? तो इफेक्ट टी अकाउंट तक हमारे सही चले जाएंगे। ये बड़ा अच्छा एरर है, मुझे अच्छा लगता है, कंपनसेटिंग एरर।
पहले तो ये समझ लो कंपनसेटिंग एरर जो है वो है तो एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। क्या है? एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। लेकिन उसको एट फर्स्ट साइड देखोगे तो आपको लगेगा ये तो ट्रायल बैलेंस का अफेक्ट करेगा। कैसे? हमें कुछ सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज हमने परचेजेस किए थे, ये अज्यूम किया परचेजेस किए थे $2000 के ब्राउन कंपनी लिमिटेड, ब्राउन कंपनी से, ठीक है ना, 2000 से वो क्रेडिट। ये बात सही है कि परचेज डे बुक में जाती है, लेकिन मैंने आपसे कहा था एरर्स के वक्त परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक ये मत सोचना, डेबिट क्रेडिट सोचना, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट के अंदर देखते हुए परचेज डेबिट 2000 से और ब्राउन एंड कंपनी क्रेडिट 2000 से, ये एक सही ट्रांजेक्शन कोई होनी थी। इसी तरीके से एक और सही ट्रांजेक्शन होनी थी अमेजिंग कॉर्पोरेशन डेबिट 1000 से और सेल्स क्रेडिट 1000 से। ये दोनों सही रिकॉर्ड्स, ये दोनों जो है ना कोई अलग अलग दो ट्रांजेक्शन थी जिनकी सही एंट्रीज ये होती, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन बाकायदा ऊपर लिखी नहीं, तुम इसको बना लो ट्रांजेक्शन क्या होगी। परचेज्ड $2000 का मर्चेंडाइज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी, इतना सोल्ड $1000 का टू अमेजिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये दो ट्रांजेक्शन की दो एंट्रीज होगी। आपने गलती से उन दो ट्रांजेक्शन की एंट्रीज जो रिकॉर्ड कर दी ना वो ये थी, परचेजेस डेबिट 2000 से और ब्राउन एंड कंपनी क्रेडिट 2200 से। अब ये जब आप देखोगे ना आप कहोगे ये तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई ये तो एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस है। बिल्कुल ये एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस है, लेकिन इत्तेफाक से आपने आगे 3-4 पेजेस आगे बढ़े, आगे पहुंचे, अच्छा आपने देखा ट्रायल बैलेंस तो मेरा बैलेंस आ रहा है भाई, लेकिन ये एंट्री देखी 2200 और 2000 क्या है, जबकि ट्रायल बैलेंस तो मेरा बैलेंस आ रहा है। ये क्या गड़बड़ है? ट्रायल बैलेंस कम से कम डिसबैलेंस तो आना चाहिए ना, कम से कम एरर तो सही होना चाहिए ना, एरर में गलत हो रहा है यहाँ पे। ये कितना खतरनाक एरर है, एक तो एरर ऊपर से गलत एरर, ठीक है, कि 2200 से क्रेडिट हो रहा है 2000 से डेबिट हो रहा है, तो ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस नहीं हो रहा, ये क्या मांझ रहा है। तो मैं फिर क्या कहूंगा, अगर मैं एक एक्सपीरियंस अकाउंट, मैं कहूंगा यकीनन जिस तरह आपने यहाँ पर क्रेडिट साइड 200 से ज्यादा कर दिए ना, तो आगे कहीं ना कहीं कोई ऐसी एंट्री बनाई होगी जो आपके इस एरर को कॉम्पनसेट कर रहा होगा। कहीं आपने किसी एंट्री में क्रेडिट साइड पे 200 कम कर दिया होगा या डेबिट साइड पे 200 बढ़ा दिया होगा। तो जब 3-4 पेजेस पलटे तो हमारे सामने एक और आई अमेजिंग कॉर्पोरेशन वाली, उसको हमने 1000 से डेबिट 1000 से क्रेडिट की जगह 1200 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो डेबिट साइड का ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो 200 से ज्यादा हो गया और क्रेडिट साइड का ओवरऑल इंपैक्ट 200 से ज्यादा हो गया। तो इस तरह से ये कंपनसेट करके दोनों एरर्स एक दूसरे को, तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास बैलेंस आ गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस आ गया और कंपनसेट करके का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एरर सही हो गए, खाली इनके नंबर्स आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करके तो ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस नहीं हुआ, लेकिन एरर्स तो मौजूद है नहीं। इस एरर को दुरुस्त करने के जो करेक्टिव एक्शन है वो क्या है मेरा, जहां मैंने ओवर स्टेटमेंट किया, मैंने दो जगह ओवर स्टेटमेंट किया, ब्राउन एंड कंपनी को ओवर स्टेट कर दिया 200 से, तो ब्राउन एंड कंपनी 200 से डेबिट हो जाएगी। अमेजिंग कॉर्पोरेशन 200 से ओवर स्टेट कर दिया है तो अमेजिंग कॉर्पोरेशन 200 से क्रेडिट हो जाएगी, तो 200 डेबिट 200 क्रेडिट, क्लियर है। तो हमारा बाकी तो सब सही हो गया था ना, हमारी सेल सही रिकॉर्ड की थी हमने 1000, और हमने सेल 1000 रिकॉर्ड होनी थी उसको 1000 ही रिकॉर्ड किया। परचेजेस 2000 रिकॉर्ड होनी थी, अगर देखें ऊपर परचेज 2000 रिकॉर्ड होनी थी, परचेज को 2000 ही रिकॉर्ड किया। तो जब हमारी परचेजेस हाइलाइटर, जब हमारी परचेजेस 2000 है और सेल्स 2000 है, सॉरी सेल्स 1000 है, तो ये तो सही क्या है। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम आया कि हमारा जो ब्राउन क्रेडिट होना था 2000 से वो उसकी जगह 2200 से क्रेडिट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जो अमेजिंग कॉर्प 1000 से डेबिट होना था उसकी जगह 1200 से डेबिट हुआ। ये फर्क है ब्लू और रेड वाले, ये जो फर्क है इसको दुरुस्त करने के लिए मुझे पता है कि 1200 से जो डेबिट किया मैंने उसका 200 से क्रेडिट कर दूंगा, और जो 2200 से क्रेडिट किया है ब्राउन एंड कंपनी उसको 200 से डेबिट कर दूंगा। जब आप लोग खुद देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसको किस तरह हैंडल करना है। एरर ऑफ कंपनसेशन थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है किसी को समझने के लिए, तो कंपनसेटिंग एरर की जब आप ये जुमला पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओवर स्टेटिंग, इसमें इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए भाई। ओवर स्टेटिंग द अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम अमेजिंग कॉर्पोरेशन बाय 200, अमेजिंग कॉर्पोरेशन का अकाउंट रिसीवेबल जो भी होना था उसको 200 से हमने ओवर स्टेट कर दिया, ठीक है। मतलब डेटर्स अगर 5000 होने थे तो गलती से 5200 कर दिए,
अगर 10,000 होने तो 10,200 कर दिए, तो ये तो मैंने अज्यूम कर लिया कि डेटर्स हमारे होने थे 1,000, सही ना, तो उसको 1,200 1200 करते, तो ये ऊपर जो दो एंट्रीज बनी हुई है उसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है, वो तो मैंने अज्यूम किया 2,000 और 1,000, सही ना, तो कोई भी हो सकती है। ओवर स्टेटिंग द अकाउंट्स पेबल टू ब्राउन कंपनी, अकाउंट्स पेबल जो ब्राउन कंपनी का था उसको मैंने 200 पाउंड से ओवर स्टेट कर दिया, तो एक जगह डेटर्स 200 पाउंड से ओवर स्टेटेड है, एक जगह क्रेडिटर 200 पाउंड से ओवर स्टेटेड है, तो आसान क्या है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री सीधी है कि जो ओवर स्टेटेड है 200 से हमारा क्रेडिटर करना, क्रेडिटर जब ओवर स्टेट किया होगा तो क्रेडिटर क्रेडिट साइड पे ओवर स्टेट किया होगा, तो उसको कम करने के लिए डेबिट कर देंगे उस क्रेडिटर को 200 से, ठीक है। इस तरह एक डेटर को ओवर स्टेट करने का मतलब क्या होगा, उसकी डेबिट साइड पे 200 इजाफी होगा, तो उस डेटर के नाम से क्रेडिट कर देंगे उस डेटर को 200 के नाम 200 के अमाउंट से, क्लियर है। तो डेटर हमने क्रेडिट पे फेंक दिया 200 से, और डेटर क्रेडिट पे फेंक दिया 200 से, और हमारा जो क्रेडिटर है वो डेबिट पे फेंक दिया 200 से, तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हुई है, क्लियर। एनी डाउट्स? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, याद है कौन सा एरर मैंने बताया था? ओरिजिनल एंट्री अगर एरर है तो वो किस चीज से ताल्लुक है, उसका अमाउंट से ताल्लुक है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन दोनों का ताल्लुक अमाउंट से है। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन तो फजूल का मैं कहता हूँ अलग से पढ़ाया है, लेकिन स्टिल उसको फिर भी अलग कैटेगरी बना दिया, हालांकि वो भी ओरिजिनल एंट्री का ही एरर है एक तरह से। व्हेन द ओरिजिनल फिगर इज इनकरेक्ट, आपने डेबिट क्रेडिट जो अकाउंट करने थे वो सही किए, अमाउंट गलत डाले। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट होना था 500 से, है ना, कैश परचेजेस थी 500 की, उसको रिकॉर्डिंग मतलब उसको रिकॉर्ड कर दिया एस 50। अच्छा, एरर के जुमले को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए, ये नहीं समझना कि पहला जो जुमला लिखा है वो करेक्ट एंट्री का होगा उसके बाद रॉन्ग का होगा, नो, इसको ओवरऑल देखना। ये ओवरऑल एरर का हवाला दिया हुआ है कि रिकॉर्डिंग का कैश परचेज ऑफ 500 पाउंड एस 50, तो इसमें से 20 में यहां से यहां तक जो है वो ट्रांजेक्शन थी। कैश परचेज ऑफ 50, कैश परचेज ऑफ 500 पाउंड रिकॉर्डेड एस 50 पाउंड, यू समझो इसको, ठीक है ना। तो कैश परचेज ऑफ 500 पाउंड की एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, और रिकॉर्ड किससे कर दिया एस 50। तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट अगर 50 से किया तो मतलब परचेजेस में आपने 450 कम डेबिट किया, 500 डेबिट करना था ना, आपने सिर्फ 50 डेबिट किया, तो आप 450 से और इजाफी कर लोगे परचेज डेबिट, और 450 से कैश क्रेडिट कर दो, क्लियर हुई। क्योंकि 50-50 तो आपने कर दिया, 500 में से 50 और 50 तो आप रिकॉर्ड कर चुके हो, अब कितना और रिकॉर्ड करना है, 450, ठीक है। अब तो इंसान ये करता कि उधर भाई इसकी गलत एंट्री रिकॉर्ड किया ना मैंने, ये वाली, इसको मैं रिवर्स कर देता, हाँ, कैश डेबिट परचेज क्रेडिट कर देता 50 से, तो पूरी रिवर्स हो जाती, फिर मैं क्या, फिर सही रिकॉर्ड करता, हाँ, फिर पूरी 500 से रिकॉर्ड करते, क्योंकि आपने इसके इंपैक्ट को इररिलेवेंट कर दिया रिवर्स करके। लेकिन अगर आप रिवर्स करके कर रहे हो, इतना लंबे प्रोसेस से नहीं करो, आप डायरेक्ट एक एडजस्टिंग एंट्री बनाओ। इस पॉइंट पे आप इतना अच्छा आनी चाहिए अकाउंटिंग कि आप डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो, और डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त आप इस एंट्री को खाते में लोगे कि भाई 50 तो पहले से रिकॉर्ड कर चुका हूं, अब बच्चा 450 मजीद रिकॉर्ड करने का, वो मैंने रिकॉर्ड किया, क्लियर है। तो जाके इंपैक्ट कहां पहुंच गया, इंपैक्ट वही पहुंच गया जो हमारे करेक्ट एंट्री का होना था, परचेज डेबिट, क्लियर। कंप्लीट रिवर्सल, ये भी इंटरेस्टिंग एरर है, ये मैं आपसे पूछता हूं, अगर मुझे मैंने यूटिलिटी बिल पे किया बैंक से, अगर मैंने यूटिलिटी बिल पे किया बैंक से $500 का, ठीक है, एंट्री क्या बननी चाहिए, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट $500, ठीक है। लेकिन गलती से मैंने ये बना दी, मैंने बना दी बैंक डेबिट और यूटिलिटीज एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया 500 से, गलती से मैंने ये बना दी एंट्री। तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, यस, इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी, सही एंट्री क्या होनी थी रिकॉर्ड, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, सही एंट्री होनी यही थी, लेकिन अमाउंट डबल हो जाती, क्योंकि 1000 से क्यों की, क्योंकि यूटिलिटी एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 500 से, अगर मैंने डेबिट 500 से किया तो उस 500 का एफआई खाली कैंसिल ऑफ होगा, रिकॉर्ड भी तो करनी है ना,
तो आप अगर इसको उस रास्ते से सोचो, दो एंट्रीज के रास्ते से सोचो कि पहले एक रिवर्स करता हूं फिर सही करता हूं, तो रिवर्स करने वाली एंट्री क्या होती, वो ये होती, जो ऊपर वाली एंट्री है वो उसी तरह की होती, बस उसकी रिवर्स होती, और 500 500 लिख देते, तो उस एंट्री का रिवर्सल हो जाता है, ये एंट्री का पूरा इफेक्ट कैंसिल ऑफ कर दे, ये दोनों एंट्रीज कैंसिल ऑफ हो गई, राइट। अब जब ये कैंसिल ऑफ हो गई तो उसके बाद मुझे रिकॉर्ड भी तो करना है ना भाई, 500 का यूटिलिटी एक्सपेंस भी तो रिकॉर्ड करना है, 500 से डेबिट 500 से क्रेडिट। लेकिन इसको करने का शॉर्ट रूट क्या था, इसको करने का इससे ज्यादा बेहतर रूट ये था कि हम डायरेक्टली 1000 से डेबिट 1000 से क्रेडिट कर देते। तो 1000 डेबिट होने की वजह से टी अकाउंट लेवल पे होता क्या, लेट्स सपोज यूटिलिटी एक्सपेंस, सपोज यूटिलिटी एक्सपेंस का टी होता, यूटिलिटी का टी होता, तो हम इसको क्रेडिट कर चुके हैं, उसको डेबिट 500 की जगह क्रेडिट कर चुके हैं 500, जबकि हमें डेबिट में 500 चाहिए था। तो पहले इस 500 का इफेक्ट खत्म करने के लिए 500 लिखिए, फिर यहाँ पर 500 का इफेक्ट चाहिए भी तो सही, तो ये 500 उसको कैंसिल ऑफ कर रहा है, तो फिर बचा 500, सही है। तो मतलब जो आपसे में से जो अकलमंद भाई है वो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग सही 1000 से डेबिट कर दो यूटिलिटीज को डायरेक्ट, तो उस 500 के इफेक्ट को भी बैलेंस ऑफ कर देंगे, क्लियर हो रही है। और जो फिर रिमेनिंग 500 का बैलेंस बच रहा है वो P&L में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैश का टी के अंदर होना है। अगर ये कैश का टी होता, बैंक का टी जो भी है, बैंक अकाउंट अगर आपने कंसिडर किया, तो बैंक का टी क्रेडिट होना था 500 से, आपने गलती से डेबिट कर दिया 500 से, ठीक है। पिछले में मैंने टोटल गलत लिखा था, 1000 होना था, जो भी मिटा है ना वो बैंक, दरअसल आपने पैसा पे किया है तो बैंक क्रेडिट होना था 500 से, आपने गलती से डेबिट कर दिया 500 से बैंक को, तो आप सबसे पहले इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए बैंक को क्रेडिट करोगे 500 से, फिर ये इफेक्ट खत्म हो गया, आप दोबारा क्रेडिट करोगे 500 से, कि क्रेडिट भी तो करना था बैंक का, तो पैसा गया वो भी तो दिखाने, पहले तो सिर्फ इफेक्ट खत्म किया, पहले तो गुनाह का अजाला किया, उसके बाद फिर आपने एक पॉजिटिव काम किया, यूं समझो, क्लियर है। तो आप ये अगर चाहते तो डायरेक्ट 1000 से भी कर सकते हैं, दोनों साइड के 1000 वाली साइड दोनों तरफ लिखी, और CD बैलेंस यहाँ पर आ गया 500 से, और बैंक का CD बैलेंस यहाँ पर आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बन सकता है ना, ये ड्रॉट डाउन लायबिलिटी के तौर पे हो जाएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट होती है लायबिलिटी। ये था कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है। तो पेमेंट की है हमने स्मिथ कंपनी को 800 पाउंड्स की, उसको हमने क्रेडिट कर दिया स्मिथ कंपनी के अकाउंट में और डेबिट कर दिया कैश के अकाउंट में। हमने पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट होना था और स्मिथ कंपनी डेबिट होना था, हमने गलती से कैश क्रेडिट कर दिया, वो कैश क्रेडिट होना था सॉरी, लेकिन हमने डेबिट कर दिया कैश को क्रेडिट की जगह, और जो डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया, तो ये कंप्लीट रिवर्सल हो गया। तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए सही एंट्री क्या होनी थी, स्मिथ कंपनी डेबिट और कैश क्रेडिट वही लिखी, लेकिन अमाउंट डबल कर दिया, सही है। ट्रांसपोजिशन एरर थोड़ी देर पहले एक अमाउंट का एरर दिखा था मैंने, एक चीज 500 डेबिट 500 से क्रेडिट होनी थी, गलती से 50 से डेबिट क्रेडिट कर दी, तो जो डिफरेंस था वो 450 से डेबिट क्रेडिट करके हमने अमाउंट को बैलेंस ऑफ कर दिया, बिल्कुल वैसा ही एरर है ट्रांसपोजिशन एरर। लेकिन ट्रांसपोजिशन एरर को फजूल में एक नया एरर बना के शो किया एक छोटी सी बात की बना पर। तो छोटी सी बात क्या है, बोलते हैं ट्रांसपोजिशन वो एरर होता है जो देखने में एक मिस्टेक हो जाती है ना अमाउंट्स को, मिसाल के तौर पे 5455 को गलती से 5545 रिकॉर्ड कर लिया, तो फर्क है ना, है किसका फर्क, अमाउंट का ही फर्क है, तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री जैसा ही है, ठीक है। बस आपको नंबर देखने में फर्क हुई। ट्रांसपोजिशन एरर की एक कंडीशन है कि एक ऐसा एरर है कि जिसमें डिजिट सेम होता है लेकिन गलत रिकॉर्डेड, गलत सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर दी, जैसे 5 3 दफा आ रहा है 4 1 दफा आ रहा है, इसमें भी 5 3 दफा आ रहा है 4 1 दफा आ रहा है, लेकिन 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाले एरर्स, लेकिन ये एरर दोनों तरफ हुए हो, मतलब एक अगर मैंने माल बेचा है 5545 का, तो आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 5455 का, लेकिन आपने डेबिट में भी 5455 और क्रेडिट में भी 5455 ही रिकॉर्ड किया। अगर ये कह दिया ना कि नहीं सिर्फ एक जगह 5455 किया और दूसरी जगह मैंने जाना 5545 किया है, तो ये तो फिर सस्पेंस अकाउंट वाला एरर हो गया। कौन सा सस्पेंस अकाउंट वाला एरर कौन सा होता है, डिसबैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को डिसबैलेंस करता है, तो वो वाला एरर हो गया।
एरर कर रहे हो देखने में ठीक है, लेकिन दोनों जगह करोगे एरर। क्लियर है? तो ट्रांसपोजिशन एरर होता अमाउंट का एरर है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 5 5 4 की जगह आपने 544 लिख दिया, क्या ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिट चेंज है, लेकिन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो है ना ये। बट ट्रांसपोजिशन एरर नहीं है कि डिजिट्स आगे पीछे कर दी। लेकिन बिल्कुल मुझे फजूल लगता है इसको एकदम अलग से एरर कैटेगरी क्यों बना के बताना कि डिजिट सेम है तो ट्रांसपोजिशन एरर है। तो इसके भी अमाउंट्स को देख के दुरुस्त किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे रिकॉर्डेड अ पेमेंट ऑफ 630 एज 360। एक पेमेंट की थी 630 की, उसको 360 के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया टू अली को प्लम्बिंग। ठीक है, तो बाकी सब हम अज्यूम करेंगे सही किया होगा, क्योंकि सिर्फ इतनी बात का एरर वाली बात इसने आइडेंटिफाई किया ना, तो बाकी सब सही किया होगा। एक पेमेंट थी 630 की, उसको 360 रिकॉर्ड कर दिया, तो मतलब हमने क्या बना ली होगी एंट्री? हमने गलती से बना ली होगी कैश क्रेडिट और अली को डेबिट, अली को प्लम्बिंग जो भी हो, हमने 360 लिख दिया। लिखना क्या चाहिए था? 630 लिखना चाहिए था, राइट? तो 360 और 630 में जितना फर्क है उतने से दोबारा बना लेंगे। कब रिकॉर्ड कर दी ना, 360 रिकॉर्ड कर दी 630 की जगह, तो अब 360 में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना उसको 630 तक पहुंचाने के लिए। क्या ऐड करना पड़ेगा? 270, सही। 270 अगर मैं और ऐड कर देता हूं यूं ही, अली को डेबिट और कैश क्रेडिट, तो अली को के अकाउंट में, अली को के टी अकाउंट में अगर मैं पहुंचूंगा या कैश के टी में पहुंचूंगा, अली को के टी में पहुंचता हूं तो 360 एक दफा आएगा डेबिट पे और एक दफा 270 डेबिट पे आएगा, तो नेचुरली सीडी बैलेंस क्या बन गया? हाँ 630। अच्छा ये सिर्फ इतना सा पार्ट बता रहा हूँ, अली को क्या और भी एंट्रीज होगी, ठीक है ना, ये नहीं है सिर्फ इस तरह। तो अगर मैं कैश बनाऊं तो कैश का सीडी गलत आ जाएगा कि कैश जो ना 360 से क्रेडिट कर दिया जबकि 630 से क्रेडिट करना था, तो 270 से और क्रेडिट किया तो जाके सीडी बैलेंस यहाँ आ गया, कैश का यहाँ तो आ ही नहीं सकता भाई। ये सिर्फ एक हिस्सा है कैश बुक के, एक पीस है, और कैश बुक के अंदर बहुत सारा कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा। आप इसको देख के ये मत सोच लेना सीडी बैलेंस वहां कैसे आ गया एरर्स में जाते हुए। और मैंने आपसे बताया था एरर्स की एडजस्टिंग एंट्रीज वो होती है जिसमें आपके जो एक्सपेंसेस है ना वो भी ऑपोजिट साइड चले आते हैं। एक्सपेंस की अपनी साइड क्या होती है? डेबिट। एक्सपेंस लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कभी क्रेडिट पे भी आ जाए। कब हो सकता है? आपका रेंट एक्सपेंस हुआ था, अगर मैं यही ऊपर वाली को ट्रांसपोजिशन एरर में रहते हुए बताऊं, चलो बात, रेंट एक्सपेंस ऑफ 630 पेड was recorded as 360, ठीक है ना। या बेहतर ये है कि इसको मैं उलट कर देता हूं और मजे की हो जाएगी। $360 का रेंट एक्सपेंस जो है was recorded as 630, अब के ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करनी थी 360 डेबिट क्रेडिट, लेकिन रिकॉर्ड क्या कर दी? रेंट एक्सपेंस डेबिट 630 से और बैंक क्रेडिट 630 से, आपने ये रिकॉर्ड कर दी। क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड कर दी तो अब रिवर्स करनी पड़ेगी एंट्री। 630 से हमें 360 तक पहुंचाना है, तो 630 में से क्या माइनस करूंगा कि 360 बचेगा? 270 माइनस करूंगा, लेकिन माइनस करना है आपके, क्योंकि ओरिजिनली 360 का रेंट एक्सपेंस हुआ था, मैं रिकॉर्ड करके बताऊं 630 का, तो अब के रेंट एक्सपेंस क्रेडिट होगा 270 से और बैंक डेबिट होगा 270 से। क्लियर हो रही है? तब आपको रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट पे कैसे चला गया? एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग में तो नहीं जा सकता, लेकिन एरर कर दिया ना आपने, उस एरर को दुरुस्त करने के लिए क्रेडिट करोगे ना। इसी तरीके से जो हमारी क्लोजिंग एंट्रीज होती है, मिसाल के तौर पे जब हम P&L में शिफ्ट कर रहे होते हैं एक्सपेंसेस को, तो रेंट एक्सपेंस कोई हमारा लेट्स सपोज 500 से डेबिट पे खड़ा था अपने टी अकाउंट में, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मैं रेंट एक्सपेंस को 500 से क्रेडिट भी तो करूंगा ना फिर।
500 से क्रेडिट करके उसकी जगह P&L डेबिट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंट का जो भी बैलेंस अगर 500 से भारी आ रहा था ना डेबिट साइड पे, तो 500 से क्रेडिट कर दिया P&L के रेफरेंस से, ठीक है, तो हमारा रेंट का डी बैलेंस हो गया। सही है, रेंट में सीडी, जाहिर है रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में सीडी नहीं होता, लेकिन अगर रेंट एक्सपेंस का टी होता और 500 से रेंट डेबिट हो रहा होता तो मैं कहता कि यार इसका सीडी बैलेंस आ जाएगा इस तरह, तो क्या करूं, तो मैं 500 से क्रेडिट भी तो कर देता P&L के रेफरेंस से। तो जब P&L के रेफरेंस से रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कर रहा हूं ना, और उसके बदले P&L डेबिट कर रहा हूं, मतलब इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर रहा हूं, तो कभी कभी आपका एक्सपेंस भी क्रेडिट पे जा सकता है। इसी तरह आपकी ये कहलाती है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब इनकम स्टेटमेंट में शिफ्ट करो अपने एक्सपेंसेस को, दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। अब ये आपके पास चंद ट्रांजैक्शंस है, वो 14 ट्रांजैक्शंस है, इसमें एरर्स है, ठीक है, और ये आपने करेक्ट करने हैं। मैं एक आध फॉर सैंपल अगर करवाना चाहूँ, जैसे कि रिकॉर्डेड अ कैश रिसीट फॉर कंसल्टेशन सर्विसेज, हमने रिकॉर्ड कर दी 1000 से 100 के बदले, ओवर स्टेट कर गए हमने गलती से बैंक डेबिट और कंसल्टेशन इनकम क्रेडिट कर दी 1000 से, जबकि हमें करनी चाहिए थी 100 से, ठीक है। तो अब मैं रफ वर्क के अंदर खाली बोलूं तो मैं इतने लंबे रूट से जाने नहीं चाह रहा था, अब तो जहन में ही हो जाना चाहिए इतना डेबिट क्रेडिट, लेकिन अगर जहन में किसी के नहीं हो रहा तो वो कर सकता है। दरअसल हमें बैंक डेबिट और सर्विस इनकम, मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो टच आए उसका रफ वर्क का, हमें दरअसल ये करना था, लेकिन हमने गलती से कर दिया बैंक डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट 1000 से। अब इसको करेक्ट करके वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 900 से, और 900 से सर्विस इनकम डेबिट करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों एंट्रीज आपस में टी अकाउंट के अंदर टकराएंगी तो इन दोनों का रिजल्टिंग इफेक्ट ये वाली एंट्री होगा। क्लियर हो गया। और यही चीज आप चाहते तो ये ऊपर की दो बनाए बगैर भी कर सकते थे, लेकिन पहले सोचना जरूरी है, विजुअलाइज अगर नहीं हो पा रहा तो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड अ परचेज फ्रॉम ग्लोबल इंपोर्ट्स फॉर, बल्कि कोई और करता हूँ क्योंकि दोनों ही ओरिजिनल एंट्री क्या आ गया, ये कौन सा है, 540 एस 450 रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज कर दिया हमने अमाउंट्स को के डिजिट्स को ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोजिशन है। 9 वाली भी ट्रांसपोजिशन एरर ही है, ठीक है। फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द कैश सेल कौन सी है, ओमिशन, रिकॉर्ड ही नहीं किया ट्रांजैक्शन। क्लियर हो रही है। तो आपने सवाल हल करना है, कैसे हल करना है, इनकी करेक्टिंग जनरल एंट्रीज बनानी, करेक्टिंग मतलब जो एडजस्ट करती है, एडजस्टिंग एंट्रीज। क्लियर है। आपने लेकिन सिर्फ करेक्टिंग वाली बनानी हो, जो तीसरा डब्बा में बता रहा था, जो बन गई वो तो बन गई ना, उसको दोबारा मत बना देना, वो रफ वर्क में बनाना। असल जो है आपकी वो फाइनल वाली जो एंट्री पर बता रहा हूँ ना वो है, क्योंकि ऊपर जो बन गई उसको उसके इफेक्ट को क्रॉस इफेक्ट करने के लिए बनानी। आपने दोनों बना दी ना अगर, तो आप एक और दफा इफेक्ट क्रिएट कर दोगे, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है उसको छोड़ो, आपने तो सिर्फ बनानी है ब्लू वाली। क्लियर है, जो एडजस्ट करती है। और बेहतर यही होगा कि आप अगर हर हर ट्रांजैक्शन नंबर के साथ जो है ना वो भी डाल दो कि किस टाइप का एरर है। फॉर एग्जांपल पहला वाला एरर कौन सा है, फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, कौन सा एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अ कैश परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज फॉर 350 हमने 35 की कर दी, कौन सा है, ओरिजिनल एंट्री। हमने रिपेयर एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट कर दिया ड्राइंग्स की जगह, ड्राइंग्स डेबिट करना था उसकी जगह रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, कौन सी है, रिवर्स है, अस्तगफिरुल्लाह। डेबिटेड द repairs expense account with 500 pounds instead of drawings। क्या डेबिट करना था, ड्राइंग्स डेबिट करना था, गलती से कर क्या दिया डेबिट। तो ये कौन सा एरर है, हेड अकाउंट्स का एरर है, ठीक है। या तो एरर ऑफ कमीशन होता कि दो जिस अकाउंट में करना था उसकी जगह किसी और अकाउंट में कर दिया, लेकिन एरर ऑफ कमीशन में हेड ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होता, एरर तो हुआ है लेकिन यहां पर हेड ऑफ अकाउंट चेंज हुआ है कि नहीं एक सवाल है मेरा। अगर हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो गया तो ये एरर
प्रिंसिपल का है, और अगर हेड ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ तो ये एरर कमीशन का है। अब बताओ क्या हेड ऑफ अकाउंट चेंज हुआ, ये सवाल में पूछने लगा। इसके लिए, इसके आंसर के लिए आपको ये पता होना चाहिए रिपेयर एक्सपेंस जो है ये किस हेड ऑफ अकाउंट में आता है और ड्राइंग्स किस हेड ऑफ अकाउंट में आता है। चेंज हुआ है। अच्छा, रिपेयर्स एक्सपेंस कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आता है? ड्राइंग्स कौन सा एक्सपेंस अकाउंट है? कैपिटल है। ओनर ड्राइंग करता है वो कैपिटल है। ओनर जब ड्राइंग्स करता है वो कैपिटल है। ओनर जब पैसा देता है वो कैपिटल है या पैसा निकालता है वो कैपिटल है? ड्राइंग्स एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट जाते हैं क्या ड्राइंग्स? नहीं, ओनर इक्विटी का ही हिस्सा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये कैपिटल का हिस्सा है, लेकिन इसका पता है क्या है? इसकी नेचर होती है कॉन्ट्रा कैपिटल, कॉन्ट्रा इक्विटी। क्या ये? तो कॉन्ट्रा इक्विटी भी इक्विटी में ही आता है, जब भी तो हमें बैलेंस शीट में इक्विटी में डिडक्ट होते हुए नजर आता है। अगर आपसे कोई पूछे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये एसेट्स के अंदर कॉन्ट्रा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बहुत लंबा वाला मैंने अकाउंट चुन लिया। ये क्या है? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे डेटर्स में से डिडक्ट होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो एसेट में से डिडक्ट होने वाली चीज एसेट का उल्टा है, कॉन्ट्रा एसेट है, एक्सपेंस नहीं कह देना इसको। एक्सपेंस पता है इसका कौन सा वाला एस्पेक्ट होता? वो डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस। डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस एक्सपेंस होता, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है। इसी तरीके से ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल है। तो कॉन्ट्रा कैपिटल इज टोटली डिफरेंट देन एक्सपेंस। ये दो अलग हेड्स हैं। क्लियर है? क्या हुआ इसका मतलब? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इस तरह से आपने इनको सही, अच्छा ये तो खाली एरर पहचाना है ना, पहचानने का बस समझ लो, एक नंबर ही समझ लो कि आप एरर पहचान पा रहे हो कि नहीं। एरर पहचान लिया, एक नंबर समझो इसका। एरर को दुरुस्त करने का अलग एक नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 14 अगर हमारी ट्रांजेक्शन है तो 28 नंबर की समझो तुम। बल्कि इसमें मैं कहता हूँ कंपनसेटिंग वाली के ज्यादा नंबर होनी चाहिए, यकीनन ये वाली होगी, इतनी लंबी लिखी हुई है ना कि अकाउंट पेबल टू सुपीरियर सप्लायर वाज ओवरस्टेटेड बाय 200, 200 से ओवरस्टेट कर दिया। अब वैसे कितनी अमाउंट थी कोई भी अज्यूम कर लो, 3000 होगी, चलो 3000 को गलती से 3200 लिख दिया। क्लियर हुई? लेकिन कंपनसेटिंग एरर है, मतलब दो एंट्रीज इस पे इंपैक्ट हो रही होगी। किसी एक एंट्री का डेबिट या क्रेडिट 200 से ओवरस्टेट होगा, और अगर फॉर एग्जांपल किसी एक एंट्री का डेबिट साइड 200 से ओवरस्टेटेड है, तो दूसरी एंट्री का या तो डेबिट साइड 200 से अंडरस्टेटेड होगा या क्रेडिट साइड 200 से ओवरस्टेटेड होगा। क्लियर हो रही है? किसी पहली एंट्री के डेबिट में 200 ज्यादा एक्स्ट्रा डाल दिया आपने, तो दूसरी किसी उसके बाद किसी एंट्री के अंदर आपने या तो डेबिट में 200 कम डाले हुए हो ताकि वो ज्यादा और कम वाले आपस में क्रॉस आउट हो जाए, या पहली वाली के डेबिट में 200 ज्यादा डाल दिए थे तो दूसरी वाली के क्रेडिट में 200 ज्यादा डाल दिए, तो भी एक क्रॉस आउट हो जाता है। क्लियर हो रही है वाली बात जो बनी? ये आपका पूरा टॉपिक है जो कि इस लेक्चर के अंदर हमने हैंडल किया। फिर आप आएंगे सस्पेंस अकाउंट के ऊपर। सही? सो सस्पेंस अकाउंट कम्स लेटर। पहले आप इसका ये वाला सवाल आप पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट आएंगे। हम एरर्स पढ़ रहे थे, ठीक है? हमने देखा था दो तरह के एरर्स है। एक है हमारे एरर्स नॉट अफेक्टिंग द बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस, नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है ना, बैलेंस का लफ्ज इसीलिए कि वो बैलेंस आता है। और ट्रायल बैलेंस मतलब ये कि यू नो देयर इज अ दिस डॉक्यूमेंट, इट्स लाइक अ ट्रायल एंड एरर कह लो डॉक्यूमेंट। इसके अंदर किसी किस्म की एंट्री नहीं हो रही है, एंट्री तो पीछे हो चुकी है। ये खाली चेक करने के लिए कि हमारी बैलेंसिंग है कि नहीं अभी तक, जो अकाउंटिंग हुई है उसकी। ठीक है, तो ये उसको बैलेंस देखने के लिए होता है। नंबर 1 एक्यूरेसी चेक हो जाती है। फिर इसके जरिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़ी इजीली बना सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले जो ट्रायल बैलेंस बनता है, पहला ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आप कुछ एडजस्टमेंट्स भी पहले ट्रायल बैलेंस को देख के कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़ती है पहले ट्रायल बैलेंस की, कभी नहीं भी पड़ सकती। वो डिपेंड करता है आपके किस तरह से आपकी जो है ना अकाउंटिंग होती है। अब कोई बिजनेस है जिसकी इतनी सिस्टमैटिक हो सकती है अकाउंटिंग कि वो एंड तक की सब कुछ ऑटोमेटेड हो, कोई नई एंट्री पड़ी, फॉर एग्जांपल कैश बुक के अंदर एक नई एंट्री पड़ी कि ओनर ने विड्रॉ किया हमारे बिजनेस से, हमने ओनर को चेक लिख के दिया, तो ड्राइंग्स के नाम से बैंक क्रेडिट हुआ, ठीक है, कैश बुक के अंदर। तो वो वहां पर हमने एंटर किया, ड्राइंग्स के नाम से बैंक साइड क्रेडिट किए, तो वो उससे जो है ट्रायल बैलेंस भी अपडेट हो जाए, उसी से जो है आपके बैलेंस शीट
क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो ड्राइंग्स और बैंक दोनों ही नहीं आते इनकम स्टेटमेंट में, तो खैर ट्रायल बैलेंस भी अपडेट हो जाए और साथ साथ जाके बैलेंस शीट के अंदर भी बैंक अकाउंट के अंदर से पैसा डिडक्ट हो जाए और दूसरी तरफ कैपिटल में से भी डिडक्ट हो जाए, मतलब ड्राइंग्स कैपिटल को माइनस करती है ना, कम करती है, तो दूसरी तरफ ड्राइंग्स में बढ़ जाएगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। इतनी एंड तक ऑटोमेटेड हो सकती है कि आपके हर ट्रांजेक्शन आप एंटर कर रहे हो और वो एंड तक हर दफा बैलेंस शीट अपडेट होती जा रही है। ऐसा हो सकता है कभी, ठीक है। और कभी ऐसा हो सकता है आपको मैनुअली, बिल्कुल ही मैनुअली करना पड़ता हो सारी डे बुक्स वाले रिकॉर्ड की, तो ये मैनुअली वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई है, अब तो ऑटोमेटेड होता है सब। बहरहाल तो जब आपके ट्रायल बैलेंस बीच में जो हम कर रहे हैं, हम समझ लो ऑटोमेटिकली मैनुअल की तरफ रहते हुए, एक अकाउंटिंग को सीखने का प्रोसेस अगर पूरा हमें समझना है ना, तो हमें मैनुअली इसको अज्यूम करना पड़ेगा कि एक बिजनेस है जिसमें मैनुअली अकाउंटिंग हो रही है, सारी एक एक स्टेप करके हम कर रहे हैं, कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं। तो बहरहाल आपका ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टिंग सॉरी एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस हम देख चुके हैं, इसमें 7 एरर्स हमने देखे थे। वैसे मेरा दिल चाहता है 6 होने चाहिए, मैं ट्रांसपोजिशन एरर को ना ओरिजिनल एंट्री का एरर बनाना चाहता हूँ, वो दोनों ही अमाउंट्स के एरर्स है। बहरहाल फिर भी 7 एरर्स हैं आपके टाइप से, आपने वो देख लिए। अब उसके बाद जो दूसरी है कैटेगरी, वो है आपकी एरर्स, कौन से एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। और मैंने इसके तरफ जब ये बीच बीच में नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस के पढ़ाते वक्त भी मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, एक टर्म इस्तेमाल की, तो क्या थी, फिर रिमेंबर के डिसबैलेंस हो जाता है, एक अकाउंट होता है सस्पेंस अकाउंट, ये एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आपका अगर ट्रायल बैलेंस है ना, आपके बिजनेस में ट्रायल बैलेंस अगर बन रहा है, ठीक है, तो आप बहुत सारे अकाउंट्स लिख रहे कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये पूरे पूरे नाम नहीं लिख रहा मैं, किसके बैलेंसेस डेबिट में आ रहे होंगे, किसी के क्रेडिट में आ रहे होंगे, ठीक है, किसी के यहाँ बैलेंसेस आ रहे होंगे, कैश के बैंक के यहाँ आ रहे होंगे, डेटर्स भी यहाँ आ रहा होगा, क्रेडिटर्स का वहाँ आ रहा होगा, कैपिटल का यहाँ आ रहा होगा, उनका टोटल बराबर होना चाहिए, राइट, हर हाल में। अब इस साइड को टोटल करने लगे अगर मिसाल के तौर पे, तो बैलेंसेस इस साइड के अगर मैं देखूं तो क्या आ रहे हैं, मिसाल ले लेता हूँ, इस साइड के बैलेंसेस लेट्स सपोज ये 500, ये 1000, ये 300, ठीक है ना, और दूसरी तरफ की बात करें तो ये है मिसाल के तौर पे क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स है मिसाल के तौर पे 200 और कैपिटल है मिसाल के तौर पे 2000। अब जब आप देखते हो ना दोनों तरफ, तो ये बन रहा है 1800 और वो बन रहा है 2200, तो भारी वाली साइड दोनों तरफ लिख दो। आपको क्या, हालांकि बैलेंस नहीं हो रहा, अरे ये टी अकाउंट थोड़ी कि मैं सीडी बैलेंस के नाम से लिख दूं, यहाँ तो पहुंचे ही सारे सीडी बैलेंसेज है, सीडी बैलेंसेज या जो पीएनएल में ट्रांसफर हुए एक्सपेंसेस और इनकम के बैलेंस वो पहुंचते हैं ट्रायल बैलेंस में। कारण तो मैं यहाँ पर 2200 दोनों तरफ लिख रहा हूँ, हल्की साइड पे मैंने डिफरेंस लिख दिया 400 का, ये 400 का डिफरेंस जो है ना मेरा कहलाया सस्पेंस अकाउंट, ये डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी लिख के एक तरफ लिख दिया और उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस को बैलेंस ही करना है हमने, और इसका नाम रखा सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्चुअली, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्चुअली एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से कुछ डेबिट कर दिया, ठीक है, ब्रॉट डाउन, आपका बन गया 400 का। अब इस अकाउंट को आपने खत्म करना है, ठीक है, अब इस अकाउंट को आपने खत्म करना है, और ये हो कब रहा है, ये काम हो कब रहा है, ये साल आपके अकाउंटिंग पीरियड एंड में हो रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है ना जिस दिन या जिस तारीख के लिए आप काम कर रहे हो, ये तो साल की आखिरी की तारीख है, लेट्स सपोज आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 11 दिसंबर, वो 31 दिसंबर को, तो 31/12 जो भी ईयर हो, ठीक है, ये ब्रॉट डाउन कर दिया, अपना सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना है कि डिफरेंस किन डिफरेंसेस की वजह से आ सकते हैं, ये हमेशा वो वाले होंगे जो वन साइड ऑफ द अकाउंट को अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसी चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पर सारा भी नोट्स में वर्क किया हुआ है, अब आप देख लो। There can be errors due to which trial balance is affected when the trial balance does not tally का मतलब बराबर होगा, एग्री करना, जब डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा अगर आपस में, ड्यू टू विच अनआइडेंटिफाइड और ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड एरर्स, हमें आइडेंटिफाइड नहीं हुआ एरर्स, बाद में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, लेकिन एरर्स आइडेंटिफाई करने से पहले भी एक खाता खोल लिया हमने सस्पेंस अकाउंट के नाम से, खाता मतलब अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बना दिया, ठीक है, यहाँ पर जैसे किया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट टोटल्स के अंदर फर्क आ रहा था, क्रेडिट था 70,000 और डेबिट 70,000 में कुछ कम था, ये 66,500 था,
तो 3500 का हमने अमाउंट लिखा, 70 एग्री कर लिया दोनों डेबिट कार्ड का और उसको सस्पेंस अकाउंट का नाम दे दिया। अब इसके बाद हमने खोज शुरू की। तो खोज शुरू करते करते हमें पता चला भाई क्या क्या वजूहात है, क्या क्या एरर्स हुए, उन एरर्स को हमें दुरुस्त करना है। ठीक है, उन एरर्स को दुरुस्त करते वक्त हमें सस्पेंस अकाउंट उनके अगेंस्ट डेबिट या क्रेडिट करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ तक जो बात बताई इसके अंदर एक मैं मिसाल देता हूँ। अगर हमने थोड़ा खोजा तो पता चला ओके कैश बुक के अंदर मैंने एक जगह पर रेंट के नाम से कैश क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब कैश क्रेडिट किया हुआ, रेंट डेबिट किया हुआ है, लेकिन टी अकाउंट्स में जो जनरल लेजर्स है हमारे उसके अंदर रेंट की टी में डेबिट नहीं किया। कितने से, लेट्स सपोज हमारी कैश बुक के अंदर का जो कैश का कॉलम है उसका कैश का अलग से टी बना रहा हूँ, क्रेडिट एंट्री मौजूद है लेट्स सपोज 150 की, वो तो मौजूद थी, तो मतलब कैश बैलेंस अफेक्ट हो गया, ट्रायल बैलेंस से कैश तो सही पहुंचा, लेकिन रेंट जो है उसके बदले जो डेबिट करना था ना वो लेजर्स में मैंने डेबिट नहीं किया। जब रेंट डेबिट नहीं किया 150 से, तो मतलब 150 कम डेबिट हुआ। 150 कम डेबिट होने का मतलब यह है कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, उसके बदले रेंट डेबिट कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि मैंने रेंट डेबिट करना रह गया था ना मेरा, तो मेरी एडजस्टिंग एंट्री बन गई रेंट एक्सपेंस डेबिट। अभी मैं एक्सपेंस लिख रहा हूं, बाद में शायद एक्सपेंस भी नहीं लिखूंगा, ये मैं आपको जब एडवांस प्रीपेमेंट कराऊंगा तब बताऊंगा। खैर, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और कैश तो क्रेडिट हो चुका था, रेंट को बस डेबिट नहीं किया था हमने, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने से मैंने 150 की मिसाल ली थी, तो क्या होगा इससे ये होगा रेंट का टी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना, और सस्पेंस का टी अकाउंट 150 से क्रेडिट हो जाएगा। अभी भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ 250 का। सही ना, आप यूं समझो कि ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट है, ट्रायल बैलेंस में ये इंपैक्ट है कि रेंट की लाइन ऐड हो जाएगी 150 से, ठीक है ना, और ये 400 की जगह आप 250 रह गया। क्लियर है? I do this, wow, 250 रह गया। क्लियर है? लेकिन ये बार बार मुझे 250 अपडेट नहीं कर देना है, ये तो ऐसे नहीं होता, कटवर्ट नहीं लगते आप। ये हमारे पास इस ट्रायल बैलेंस से लेकर अगले ट्रायल बैलेंस के दरमियान कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही है, और एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के दौरान ही ये वाले भी हम एंट्रीज बनाते हैं ना, जो एरर्स को दुरुस्त करने वाली होती है। ठीक है, तो उसी चीज को की मिसाल लेते हुए हमारे पास सारी डिटेल्स दी हुई है कि हमने क्या क्या एरर्स फाइंड किए। जब हमने देखा कि हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा, और ये सवाल बन गया है, आपको सवाल ये नहीं बोलेगा आप जाके बिजनेस, जहां पर जिस बिजनेस के साथ हो रहा है उसकी जाके सारे हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स देखो और बताओ क्या फर्क है, फर्क आपको बता देगा किन वजूहत की वजह। ठीक है, फिर आपने ट्रीटमेंट्स करनी है इसकी, जैसे कि A cash sale of $200 had been recorded in the cash account. एक कैश सेल की गई थी $200 की, तो इसका इंपैक्ट क्या पहुंचना चाहिए, डुअल एस्पेक्ट सोचो, इंपैक्ट क्या पहुंचना चाहिए, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए 200 की, तो कह रहे कैश अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन नो एंट्री वाज पोस्टेड इन द सेल अकाउंट, सेल क्रेडिट नहीं की थी इसके बदले, तो आप सेल क्रेडिट कर दूंगा 200 की, लेकिन डेबिट क्या करूंगा, डेबिट सस्पेंस अकाउंट करूंगा। अब ये परेशान हो रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट तो वैसे ही 3500 है, डेबिट 200 और हो जाएगा तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ भाई, आप तो सही करते रहो ना, चीजें बढ़ जाएगा तो उसके बाद हो सकता है खट करके एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिससे पूरा कम हो जाए। क्लियर है, इस चीज की परेशानी मत लेना, ये यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल क्रेडिट कर दो आप चुपचाप बस, तो यहाँ पर एंट्रीज बनी हुई है सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल क्रेडिट 200 से। ठीक है, फिर अगली मंथली रेंट $1500 वॉज पेड थ्रू चेक्स, मंथली रेंट पे किया था $1500 चेक्स के जरिए द होल ईयर, एंड बैंक अकाउंट वाज क्रेडिटेड फॉर ऑल द पेमेंट्स, और तमाम पेमेंट्स के लिए आपने जो है बैंक अकाउंट क्रेडिट भी किया था, बट द लास्ट 2 मंथ रेंट वाज नॉट पोस्टेड इन द रेंट अकाउंट, लेकिन आखिरी के 2 महीने का रेंट हमने पोस्ट नहीं किया रेंट अकाउंट में। मतलब क्या नहीं किया हमने, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक तो क्रेडिट कर दिया था, पूरे साल का ही कर दिया था बैंक क्रेडिट, लेकिन आखिरी 2 महीने का हमने पोस्टिंग नहीं की थी रेंट की टीम में, तो रेंट डेबिट हो जाएगा और क्या क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या होगी 3000, क्योंकि मंथली रेंट 1500 है, तो आपने पूरे साल का बैंक तो क्रेडिट कर दिया, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 12, $18,000 से बैंक क्रेडिट कर चुके आप पूरे साल, लेकिन रेंट का टी जो है ना वो सिर्फ 15,000 से डेबिट हुआ था, 10 महीनों का डेबिट हुआ था, क्यों, क्योंकि आखिरी के 2 महीने का खुद क्या रेंट नहीं हमने रिकॉर्ड किया, तो अब रेंट कर देंगे 2 महीने का रिकॉर्ड और,
तो रेंट डेबिट 3000 से 1500 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 3000 से। अब थोड़ी तुम्हें खुशी होगी, हाँ ये 3500 का जो बैलेंस था वो 3700 से पहुंच गया, लेकिन अब 3000 डाउन हो गया तो ये 700 रह गया। हाँ बस ध्यान में रखना, ये एंड में सब सही हो जाएगा। The owner had invested in a computer valued at $1200 which had been incorrectly credited to the capital account। चलो भाई, हुआ क्या है, ओनर ने इन्वेस्ट किया था एक कंप्यूटर पे जो वैल्यूड एट $1200 which had been incorrectly credited to the capital account। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ गलती हुई होगी, इसने स्पेसिफिकली कह दिया कि कैपिटल अकाउंट के अंदर 1000 से क्रेडिट किया, जबकि इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1200 की। ओनर ने कंप्यूटर लाया 1200 का, तो कंप्यूटर डेबिट कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था 1200 से। ये एंट्री कहां बनती, जनरल जर्नल, क्योंकि आपके पास एक नॉन करंट एसेट आ रहा है कंप्यूटर जो भी है, कंप्यूटर डेबिट या इक्विपमेंट कह दो, इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, और एंट्री बननी चाहिए थी 1200 से डेबिट 1200 से क्रेडिट। ठीक है, तो या तो आपने डेबिट किया 1200 और वहीं के वहीं क्रेडिट 1000 कर दिया, चलो ये तो आप कहोगे उधर में इतना पॉसिबल नहीं, सामने सामने क्यों गलती करेगा बंदा, सही ना। या ऐसा भी फॉर्मूला लगा हो सकता है कि डेबिट पे जो भी अमाउंट हो वही क्रेडिट पे लिखी हुई हो, तो फिर गलती क्या होगी। चलो यहाँ गलती नहीं की, लेकिन पोस्टिंग में तो गलती कर सकते हो ना, कि जब इक्विपमेंट के अंदर डेबिट किया होगा तो 1200 से इक्विपमेंट के टी अकाउंट में डेबिट किया होगा, लेकिन कैपिटल के टी अकाउंट में क्रेडिट गलती से 1000 कर दिया आपने, कर सकते हो ना। तो क्रेडिट एक तरह से कम हुआ, 200 क्रेडिट करना बाकी है कैपिटल में, तो 200 से कैपिटल क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, सही है वाली, ये एंट्री थर्ड वाली है। फिर फोर्थ, a sale of $2100 had been mistakenly credited as 1200 in the sales account। एक सेल थी $2100 की, वो सेल अकाउंट के अंदर गलती से हमने $1200 लिख दी। इसकी दूसरी साइड अज्यूम करो सही लिखी होगी, क्योंकि एक स्पेसिफिकली बोल रहा है कि क्रेडिट गलत किया या डेबिट गलत किया, समझ आ रही है, तो इसके अंदर दूसरी साइड सही लिखी होगी, यूं समझो, क्लियर। ज्यादातर हमारे जो सस्पेंस अकाउंट वाले एरर्स हो सकते हैं वो पोस्टिंग के वक्त हो सकते हैं, कि डे बुक्स में तो सही रिकॉर्ड किया, लेकिन पोस्ट करते हुए किसी एक अकाउंट में पोस्ट किया, दूसरे में नहीं किया, या किसी एक अकाउंट में अलग अमाउंट लिख दी, किसी दूसरे अकाउंट में अलग अमाउंट लिख दी, क्योंकि जो टी अकाउंट्स होते हैं वो दूर दूर भी तो हो सकते हैं ना, तो कभी कभी फर्क आ जाता है कि क्रॉस रेफरेंसिंग के वक्त हमने हो सकता है कोई मिस कर दिया हो। ठीक है, जैसे आप में से पिछले ग्रैंड ट्रांजेक्शन वाले सवाल के अंदर आपने मिस किया था ना कुछ ना कुछ, कि डिस्काउंट हमने कस्टमर्स को दिए थे, डिस्काउंट अलाउड जो हमारी कैश बुक में तो आ रहे थे, ठीक है, और उसका डिस्काउंट अलाउड का मैंने कहा था टी भी बनाना है, तो वो पहले तो टी नहीं बनाया था, लेकिन अगर टी बनाते तो फिर तो मैं क्रॉस एंट्री भी फेंकते उसकी। बहरहाल आपने टी नहीं बनाया था, आपने तो सारा डिस्काउंट अलाउड जो है कैश बुक से टोटल कर लिया था, वो ट्रायल बैलेंस में ले गए थे, राइट। इसी वजह से तो बैलेंस नहीं हो, डिस्काउंट अलाउड तो कैश बुक से तो ले गए थे, लेकिन वो डिस्काउंट अलाउड के अगेंस्ट जो हमारा डेटर क्रेडिट होना था वो तुमने डेटर्स को क्रेडिट नहीं किया था उतना अमाउंट से, तो हमारा सस्पेंस क्रिएट हो गया था, क्लियर है। तो ये सस्पेंस अकाउंट के वो एरर्स आपके सवाल जो आपने सॉल्व किया था उसमें भी आपको दिखे थे। बहरहाल तो जब हमने सेल अकाउंट क्रेडिट किया तो 2100 की जगह गलती से 1200 से क्रेडिट किया, कितने कम से क्रेडिट किया 900, ठीक है ना, तो 900 मजीद सेल क्रेडिट हो जाएगी, उसके बदले डेबिट हो जाएगा इसका सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 900 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल क्रेडिट, क्लियर। फिर a payment for advertising of $300 was omitted in the books of prime entry। क्या मतलब है इसका, एक पेमेंट की थी एडवर्टाइजिंग की $300 की, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ही नहीं डाली हमने, इसका ताल्लुक सस्पेंस अकाउंट से नहीं है। बनाओगे तो सही, करेक्ट तो करोगे एरर को, लेकिन ये एरर जो है ना आपका, इसका ताल्लुक सस्पेंस अकाउंट से नहीं, पूरी एंट्री ओमिट हुई है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 300 से और बैंक क्रेडिट, इसमें कोई सस्पेंस, क्योंकि ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर एंटर करते हुए आपने मिस्टेक कर दी, क्लियर है। तो वो तो असल जो है ना लेजर्स के अंदर मिस्टेक सस्पेंस अकाउंट की जो होती है असल होती है वो लेजर्स के अंदर होती है, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की मिस्टेक है। उस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में तो 6 में से 5 बुक्स जो है उनमें तो एक ही कॉलम होता है लिखने का, एक तरह से देखा जाए डेबिट और क्रेडिट दो अलग कॉलम्स नहीं होते, सिर्फ जनरल है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो अलग कॉलम होते हैं, वो भी इतने करीब करीब होते हैं कि मिस्टेक के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन बाकी डे बुक्स के अंदर परचेज डे बुक एक ही कॉलम है, तो डे बुक्स के अंदर जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो उसमें तो 2 कॉलम्स ही है, तो दो लास्ट में खराब होने का मसला नहीं हो सकता। लेकिन जब परचेज डे बुक से कोई बैलेंस आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने उसके अंदर जो आपके क्रेडिटर्स हैं और जो आपकी परचेजेस है, ये 2 टी अकाउंट्स का अफेक्ट कर रहे होंगे,
तब जाके पोस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम कर सकते थे आप। तो सस्पेंस अकाउंट का ताल्लुक ज्यादातर लेजर के वक्त, लेजर के अंदर जो पोस्ट कर रहे होते तब आता है असल मसला बाहर। उसके बाद ओनली अ क्रेडिट एंट्री इन द बैंक अकाउंट वाज मेड, सिर्फ क्रेडिट एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट के अंदर। ओनर ने ड्रॉ किया था पैसा 1800 ओनर ने पैसा ड्रॉ किया, लेकिन सिर्फ आपने बैंक क्रेडिट किया हुआ इसके बदले, मतलब कैश बुक के अंदर आपने एंटर किया हुआ, इसका मतलब अपने ड्राइंग्स के टी अकाउंट में डेबिट नहीं किया इसको। ड्राइंग से टी अकाउंट में अगर आपने डेबिट में पोस्ट किया होता ना ड्राइंग्स, तो फिर आपका नहीं आता है 1800 कह रहा है, लेकिन कह रहा है 1800 का भी एक सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो 1800 से ड्राइंग्स डेबिट करोगे आप और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने ड्राइंग्स नहीं की थी डेबिट 1800 से। अब जब आप सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। 3500 ब्रॉड डाउन किया उसको, वो जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्क आ रहा था, सही ना, महीने की आखिरी तारीख में रहते हुए किया ब्रॉड डाउन। अच्छा वैसे मैंने कहा ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है अगले साल की पहली तारीख को, तो वो तो पहले जनवरी नेक्स्ट ईयर की होती है ना, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है ब्रॉड डाउन। लेकिन ब्रॉड डाउन का एक वजह तो ये कि आपने नए अकाउंटिंग ईयर में पुराने बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन करने के लिए बीडी यूज करते हो, और एक वजह ब्रॉड डाउन करने की होती है एडजस्टिंग के रीजंस के लिए। और जब एडजस्टमेंट वाला ब्रॉड डाउन कर रहे हो तो जिस डेट को सीडी हो रहा था उसी डेट को बीडी हो जाता है, क्योंकि हाँ भाई हमें कुछ चीजें करेक्ट करनी है। तो ब्रॉड डाउन क्या 3500, ठीक है। और उसके बाद जो आपके अकाउंट, अच्छा यहाँ तो सब सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको बता दूं और भी टी अकाउंट्स बनते हैं वैसे, और भी टी अकाउंट्स के बैलेंसेस ब्रॉड डाउन होते हैं, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट ही काफी नहीं था यहाँ पर, और भी टी अकाउंट्स बनते हैं हमारे। जैसे कि हमारा कैपिटल का टी भी बनता, और कैपिटल का जो भी बैलेंस था पुराना टी अकाउंट से ब्रॉड डाउन करते। कैपिटल कितना था 29,000 दिख रहा था, तो ट्रायल बैलेंस में जो 29,000 का कैपिटल है वो ब्रॉड डाउन किया दोबारा, सही है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में और ब्रॉड डाउन यहाँ नहीं होगा, कैपिटल है, कैपिटल का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमारा सीडी था यहां पर कैपिटल का, जिसको हम ट्रायल बैलेंस में 2900 का लेके गए होंगे, सही ना, कैपिटल का वो सीडी ब्रॉड डाउन हुआ होगा, ठीक है, क्लियर हो रही है ना सो फार बात। तो ब्रॉड डाउन 29,000 कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ कैपिटल हिट हो रहा है। इसके अलावा ड्राइंग सा टीवी बनाने हमें, आपको सवाल के अंदर हो सकता है रिक्वायर्ड ही ना हो ये सब, मैं तो खाली आपको बता दूं कि प्रोसेस किस तरह काम करता है, ठीक है, आपके लिए रिक्वायरमेंट शायद ना हो ये सब करने की, ना मतलब यकीनन ना हो शायद। कैपिटल का टी हो गया, सेल का टी हो गया, इसी तरीके से हमारा और किसका टी है, ड्राइंग का टी अफेक्ट हुआ है, रेंट का टी भी अफेक्ट हुआ है आई थिंक, ठीक है ना। तो ये टी अकाउंट्स में सारे नहीं बनाना, बस बता रहा हूँ। तो जहां आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है ना, वहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200 से हुआ, तो उसके बदले सेल क्रेडिट हो रही है 200 से सेल तो क्रेडिट हो रही है, लेकिन पिछली सेल कोई होगी पीएनएल के रेफरेंस से, वो भी ब्रॉड डाउन हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, उसको, लेकिन वो पीएनएल के रेफरेंस से थी जो सेल थी पिछली, जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में गई थी, तो उसको दोबारा ब्रॉड डाउन करना है आपने, ठीक है। अब आपने सिर्फ इमेजिन करना है कि पिछली कोई सीडी सेल होगी अवेलेबल, वो खाली इमेजिन करना है, क्योंकि आपने टी अकाउंट्स अगर बनाए हुआ है तो आपको प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। आपको आइडिया हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी किस्म की दिखा देता हूं मैं एक दफा, किसी किस्म की बहुत दफा पिछली सेल्स क्रेडिट हुई होगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास टोटल लिखा होगा दोनों तरफ जो भी है, उसके बाद हमने यहाँ पर पीएनएल के रेफरेंस से सेल का अमाउंट बैलेंस लिख दिया होगा, और जो कि क्या था, जो कि था 41,000 के नाम से, 41,000 के अमाउंट से। उसके बाद हमें कुछ एरर्स पता चले, वो एरर्स दुरुस्त करने के लिए जो पीएनएल डेबिट किया, मतलब पीएनएल से क्लोज किया हुआ था ना, उसको दोबारा ब्रॉड डाउन करना है, पीएनएल बैलेंस को ब्रॉड डाउन करना है 41,000 से, ठीक है। और उसके बाद क्या फर्क आया, उसके बाद फर्क क्या है, सेल्स हमारी, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ, सेल्स दो दफा क्रेडिट हुई, एक दफा 900 से, एक दफा 200 से, तो सेल्स हमारी 200 से और 900 से दो क्रेडिट्स हुए सस्पेंस अकाउंट के रेफरेंस से, ठीक है। तो अब नया सेल्स का बैलेंस इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बन गया 42,100, 42,100 टोटल, ठीक है ना। तो अब पीएनएल क्या हो रहा है 42,000, ठीक है, ये अब बैलेंस जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस, और जो नहीं छेड़ा हमने बैलेंस वो एज इट इज चला जाएगा। जिस बैलेंस का टी नहीं बना ना दोबारा, फॉर एग्जाम्पल
कैश का अगर टी नहीं बना तो कैश एज इट इज डेबिट हो जाएगा नए ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर। डिलीवरी व्हीकल एज इट इज डेबिट हो जाएगी। कंप्यूटर जो है उसमें शायद चेंज आएगा थोड़ा, नहीं कंप्यूटर में चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में चाहिए। कंप्यूटर सही हमने डेबिट किया था, क्योंकि उसने कहा है कि कंप्यूटर 1200 का था, आप कहोगे यहाँ 1200 का कंप्यूटर लिखा है और वहां 2000 हो, भाई और भी तो पहले के कंप्यूटर रखे हुए हो सकते हैं, सही ना, तो सारे कंप्यूटर्स मिला के 2000 है, तो टेंशन नहीं है। तो वो 1200 तो आपने सही वैल्यू किया हुआ है, कैपिटल के अंदर प्रॉब्लम किया आपने खाली, बाकायदा इसने बोला ना क्रेडिट के अंदर मसला, क्रेडिट गलत किया है, मतलब कैपिटल के अंदर 1000 पोस्ट कर दिया था तो 200 इजाफी पोस्ट करने की वजह से कंप्यूटर के अंदर कोई फर्क नहीं आना है, कैपिटल में फर्क आना था, ठीक है, जो कि हमारी वो कैपिटल को हमने क्रेडिट किया हुआ है 200 से, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया हुआ है 200 से, उसके बदले कैपिटल 200 से क्रेडिट होगा, ठीक है। तो नया कैपिटल और कैपिटल के बैलेंस को लेकर कुछ तो फर्क नहीं है ना। हाँ, नया सीडी आ गया कितना 29,200, ठीक है, नया सीडी बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस रिक्वायर्ड होगा तो फिर हम नए जो जो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं उनका बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा रेंट का टी और डायरेक्ट का टी रह गया, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। रेंट का टी है, ड्राइंग का टी है, ड्राइंग डेबिट हो रही है 1800 से, उसके बदले सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। और रेंट का क्या है, रेंट हमारा डेबिट हो रहा है 3000 से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके बदले, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3000 से, जिसके बदले रेंट डेबिट हो रहा है, तो रेंट 3000 से डेबिट कर दिया, रेंट का टी अकाउंट डेबिट हो गया और लिख दिया सस्पेंस अकाउंट। मैं फिर बता रहा हूँ एक दफा कि ये मिस्टेक अक्सर करोगे, अभी भी मतलब ऐसा है कि ये मिस्टेक आप लोग अक्सर करोगे। वो मिस्टेक क्या है कि आप जो है ना इसको पढ़ते हुए ओरली सस्पेंस अकाउंट को अचानक से देखोगे ना, तो गलती से क्या पढ़ लोगे, जो चीज क्रेडिट पे लिखी है ना उसको गलती से क्रेडिट ही पढ़ लोगे। भाई वो क्रेडिट पे लिखी हुई है का मतलब किसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट पे लिखी हुई है, ये नहीं कह देना सस्पेंस अकाउंट में रेंट क्रेडिट हो रहा है 3000 से, भाई सस्पेंस अकाउंट में रेंट कैसे क्रेडिट हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट में खुद सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट में का लफ्ज ही नहीं बोलो, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3000 से, जिसमें रेंट डेबिट हो रहा है, जिसकी वजह जिसमें रेंट नहीं डेबिट हो रहा, क्रॉस रेफरेंस रेंट का मतलब रेंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रही है ड्राइंग्स डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट 900 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 से, क्लियर है। तो क्रॉस रेफरेंस पढ़ना आना चाहिए। बहरहाल तो जब हमने डेबिट क्रेडिट किया ना तो टोटल अब हमारा 1600 क्यों बचा, भाई गलत लिखा हुआ यहाँ, 3500 प्लस 200 प्लस 200 3900 और 900 4800, ये 4800 होना चाहिए टोटल, ठीक है, और वो भी 4800 होना चाहिए टोटल। सीडी बैलेंस नहीं बच रहा कोई, मतलब सस्पेंस अकाउंट हमारा खत्म हो गया और उसके बदले कुछ बैलेंसेस हमारे अपडेट हो गए, ठीक है। हमारा जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा वो अगर मैंने बनाया हुआ हो या तो वेल एंड गुड है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, गलत बनाया हुआ है, गलत बनाया हुआ है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर मतलब एडजस्टमेंट्स होने के बाद आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ यहीं पर कुछ एडजस्टमेंट्स कर लूँ तो हमने क्या देखा, हमारा जो 29,000 का बैलेंस है वो एक्चुअली 29,200 का बैलेंस होना चाहिए। इसलिए हमारी सेल्स जो है वो कहाँ तक पहुंच गई थी 42,100 तक। तो इस ट्रायल बैलेंस को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, नोट्स के अंदर हम बाद में अपडेट कर देंगे। इसमें आपका बैंक आपका ये गलत है, आपका सेल का अकाउंट भी अपडेट होगा, आपका रेंट का अकाउंट अपडेट होगा, बाकी ड्राइंग से अकाउंट बनेगा, ड्राइंग से नाम से नया अकाउंट ऐड होगा, ठीक है ना, और सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ड्राइंग्स के नाम से नया अकाउंट ऐड होगा। तो ड्राइंग्स हमारी हुई थी 1800 की, ठीक है ना, रेंट हमारा 5000 के अलावा 5000 तो पहले से था, रेंट की टीम में 5000 ब्रॉट डाउन होगा पिछला, ठीक है ना, क्योंकि रेंट की टीम में पहले से कुछ रेंट चल रहा होगा, उसमें सीडी 5000 हुआ होगा, 5000 नहीं मतलब वही पीएनएल 5000 हुआ होगा, तो पीएनएल हमारा इसमें आ गया होगा 5000, ठीक है। लेकिन अब इस 5000 के अंदर हमने कहा इसको दोबारा ब्रॉट डाउन करो, उस पीएनएल को 5000 के पिछला जो 5000 है मतलब वो ब्रॉट डाउन करो, ठीक है ना, और उसमें 3000 का हमारा और रेंट में इजाफा हुआ, तो ये 8000 कहलाया रेंट की टीम, क्लियर है। इसी तरीके से सेल हमारी 42,200 हमने देखा हो गई थी, कैसे हो गई थी, क्योंकि हमने ब्रॉट डाउन की थी, सेल हमारी
41,000 जो पहले से पीएनएल में थी, मतलब पहले से पीएनएल के रेफरेंस से क्लोज की थी, वो हमारी लिखी हुई 41,000 यहाँ पर। फिर उसको ब्रॉड डाउन किया 41,000 को कि नहीं, 41,000 के अंदर 200 की एक दफा और ऐड करो, 900 की एक दफा और ऐड करो, तब जाके सेल हुई 42,100। तो 42,100 के होगी सेल की अमाउंट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा और क्या था, कैपिटल 29,200 है, कैपिटल यहाँ पर 29,200 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल का अमाउंट, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल का अमाउंट 29,200। ठीक है, और क्या है बाकी, ड्राइंग्स 1800, 3,000, ये ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं हमारा सस्पेंस अकाउंट का, हमारा सस्पेंस अकाउंट का टी तो वैसे ही खत्म हो गया। अब बैलेंसेस में क्या फर्क है देखते हैं। ठीक है, 15,000 प्लस 5,000 20,000, 20,000 प्लस 25,000 45,000, 45,000 प्लस 2,000 47, 47 और 8 55, 55 और 8 63 और 6 69, 69,500 और 70,500 और 71,300 बन रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इतना ही बन रहा है। और ये 42,000 प्लस 29,000 71,000 और 100 और 200 प्लस कर दो तो 300 71,300 ये भी बन रहा है। क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ हमारी ये एरर्स के एंट्रीज ही हुई है। अच्छा हाँ, एक मिनट यहाँ पर गलती और हुई है। हाँ, दो भी और भी तो एंट्रीज बनी थी ना, उनको भी तो हमें कंसिडर करना है। एंट्रीज तो हमारी सारी देखो ना, हमने दो छोड़ दी, हमने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को कंसिडर किया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट 300 से, बैंक क्रेडिट 300 से हो रहा है, ये तो रह गया। तो आप बैंक में 300 कम कर दो, और जब बैंक में 300 कम करोगे तो क्या रह गया 14,700। परेशान मत हो ना, एडवर्टाइजमेंट के नाम से लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट कहीं भी जगह निकाल के जरा ऐड कर देना, एडवर्टाइजिंग 300 से एडवर्टाइजिंग में टोटल पे फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ से 300 कम हुआ, दूसरी तरफ बढ़े, मतलब डेबिट के अंदर ही चेंज हो गया ना, कोई फर्क नहीं आना है। बहरहाल तो ये जरूरी है इस तरह से सवाल को सॉल्व करना कि आपके ना सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बल्कि जो जो आपने एंट्रीज बनाई है ना, सबके जो है ना वो पहुंच रहे हो, आपके बैलेंसेस अपडेट हो। तो इस सवाल को पूरे का पूरे एग्जैक्टली आपने सॉल्व करना है। ठीक है, खुद ही इन ट्रांजेक्शन्स को देख के एंट्रीज बनानी है, और फिर उन्हीं के जरिए, उन्हीं एंट्रीज के जरिए जो है ना आपने टी अकाउंट्स बनाने, और टी अकाउंट्स के जरिए ट्रायल बैलेंस अपडेट करना है। क्लियर है? और कौन से टी अकाउंट्स नहीं बनाने, जो नहीं छेड़ा, जिनको छेड़ा ही नहीं, कौन कौन है, बैंक छिड़ गया था, बैंक को छेड़ा था हमने तो टी अकाउंट बनेगा, कैश को नहीं छेड़ा था, कैपिटल को छेड़ा है, टी अकाउंट बनेगा इसका, डिलीवरी व्हीकल नहीं छेड़ी, कंप्यूटर को नहीं छेड़ा, रेंट को छेड़ा गया है, सेल को छेड़ा गया, परचेजेस को नहीं छेड़ा, वेजेस को नहीं छेड़ा, प्रीपेड इंश्योरेंस को भी नहीं छेड़ा, और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का एक और अकाउंट ऐड हुआ है, और ड्राइंग का एक और अकाउंट भी ऐड हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका, अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसको डायरेक्टली टी अकाउंट के जरिए सॉल्व करना। जो डेबिट क्रेडिट करके मैंने एंट्रीज बना के दिखाई है ना, जर्नल एंट्रीज, आपने वैसे नहीं करनी, आपने बाकायदा सिर्फ टी अकाउंट बना के सॉल्व करना, भले छोटे छोटे टी अकाउंट बना देना, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्केल यूज फिर भी करना, क्लीन होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए लेकिन क्लीन। ठीक है, जैसे कि आपने सस्पेंस अकाउंट तो भले बड़ा सा बना दिया और कैपिटल का टी छोटा सा बना दिया उसके बदले, तो सस्पेंस अकाउंट आपका पता नहीं डेबिट हो रहा था और कैपिटल 200 से क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, फिर आपने एक और रेंट का टी बना दिया, फिर आपने एक और बना दिया, सही, ऐसे टी अकाउंट्स के जरिए डायरेक्टली करना, जनरल की तरह डेबिट क्रेडिट ना करना। ठीक है, इससे ये फायदा होगा आपको कि आप डायरेक्ट टी अकाउंट के ऊपर आना शुरू हो जाओगे, बिकॉज आपके पास पेपर में ना तो इतना मार्जिन होता है, ना इतना टाइम होता है कि पहले सारी डे बुक्स के जरिए पहले लेके चलो, पहले डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्रीज बनाओ, उसके बाद जाके आप टी अकाउंट बनाओ, ऐसा नहीं होता। आपको बीच बीच में से आपको जो पूरा वॉक थ्रू कराया गया है ना, वो इसीलिए कराया गया कि पूरे आपके जहन में टाइम लाइन आ जाए अकाउंटिंग की। जब पूरी टाइम लाइन आ जाए तो बीच में से किसी पॉइंट पे कोई सवाल आएगा तो आपको जहन में ये पता होगा कि ये कहाँ पर चल रहे हैं हम अकाउंटिंग के अंदर, अभी कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं। क्लियर है? तो अभी ये इसकी बात करूं, अगर मैं सस्पेंस अकाउंट को दुरुस्त करने वाली एंट्रीज है, तो एक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हम उस चीज को लेकर कहां बैठे हुए हैं बताइए, ये अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल ट्रांजैक्शन से शुरू होती है, ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होती है आपकी डे बुक्स के अंदर, फिर आपकी पोस्टिंग होती है, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर आपकी एडजस्टमेंट्स होती है, फिर आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद फिर आपकी फाइनली क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप ये जो काम कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं,
किस वाले हिस्से पे ये एडजस्टमेंट जो बना रहा है? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले वाले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो जवाब है, रिजल्टेंट है। काम यहां पर हो रहा है, इन दो जगहों पर हो रहा है, समझो। चलो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और यहां और यहां काम हो रहा है। क्लियर है? पहले आप एडजस्टमेंट्स बना रहे हो, उसके बाद उसका एडजस्ट, उसके जरिए जो इस ट्रायल बैलेंस का अपडेटेड वर्जन बनाओगे, जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्लियर? तो ये सवाल आप लोगों ने पूरा है दोबारा से करना, उसके बाद फिर हम आएंगे बैंक रिकंसिलिएशन के ऊपर।